अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं आज की कहानी। 5 फरवरी की रात थी। घर फेरी लाइटों की रोशनी में चमचमा रहा था। बच्चों की टोली में 5 साल का एक छोटा सा बच्चा बर्थडे कैप सर पर पहने केक के सामने बैठा था। इसके हाथ में चाकू था, मतलब इसी बच्चे का बर्थडे का दिन था और वे इस केक को काटने के लिए बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। माँ मेहमानों के साथ गप्पे मारने में मसरूफ़ थी कि तभी अचानक मरकज़ी दरवाज़ा खुला और चचा भागते हुए अंदर दाखिल हुए। माँ ने चौंक कर अपने छोटे देवर को देखा। इसकी हवाइयाँ उड़ी थी। वह घबराते हुए बोला, भाभी। इसकी आवाज़ पाताल से आती हुई महसूस हुई। क्या हुआ देवर जी? भाई जिस फ्लाइट से आ रहे थे वह क्रैश हो गई है। वह आखिरी वक्त था जब मैंने अपना बर्थडे मनाया था। इसके बाद मैं अपना बर्थडे कैसे मनाता? हर बर्थडे पापा की मौत के दिन के रिमाइंडर की तरह था। चाहकर भी नहीं भूल पाता था मैं। सिर्फ 5 साल का था मैं, लेकिन आज तक वे दिन और उस दिन की हर एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है। माँ का रोना, सफ़ेद चादर के नीचे पापा की लाश और फिर चचा ने मेरे शाने पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठकर मुझसे बोला, काश तुम्हारे पापा ने मेरी बात मान ली होती तो आज इस बद्दुआ से निजात मिल गई होती। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखे जा रहा था। तुम्हारे परदादा के कर्मों की सज़ा तुम्हारे दादा को मिली और तुम्हारे पापा की 5वीं सालगिरह पर उनकी मौत हो गई और आज देखो तुम्हारी 5वीं सालगिरह पर तुम्हारे पापा की मौत हुई है। मुझे इस वक्त चचा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह कहे जा रहे थे, किस्मत को कोई नहीं हरा सकता। मैं भी इस बात को मजाक समझता था, मगर मुझे भी यकीन आ गया है कि इस बद्दुआ को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ उमर, इस बद्दुआ पर यकीन रखना ताकि तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उमर बहुत संजीदगी से उन दोनों को ये सब बता रहा था जो बेवकूफ़ों की तरह इसे देख रहे थे। उमर झुंझलाया और बोला कि मैं जानता हूँ कि ये बातें अजीब हैं, मगर इत्तेफाक और अंधविश्वास ऐसे ही तो पनपते हैं। उमर परेशान दिखाई दे रहा था, कंफ्यूज सा। वे दोनों समझ भी पा रहे थे इसकी बातें, उमर जो उन्हें समझाना चाह रहा था। मैं तो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि ये जो बद्दुआ है या शराब है मुझे निगल जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उमर बाबा होने को कौन टाल सकता है? साले ने पूरी बात सुनकर मदहोश भरे अंदाज में कहा। उमर की बातों के बीच इसने 2 कश चरस के हवा में उड़ाए थे। मैं नहीं होने दूंगा, मगर जो होना है वो तो होना ही है। मुश्किल है पर तुम कर सकते हो, साले ने आगे कहा। उमर ने मुंह बिगाड़ कर राहिल की तरफ देखा जो घुटनों तक आते शॉर्ट्स पर टैंक टॉप पहने वेब का धुआं उड़ाने में मस्त था। साले की मदहोश आवाज़ पर चिढ़कर उसने कहा, साले यार बकवास बंद करो। उमर तुझे कुछ सीरियस बताना चाह रहा है, इसको अपनी बात तो मुकम्मल करने दो। ये क्या तुमने बीच में ही बकवास करना शुरू कर दी है? उमर ने आंखों से चश्मा उतार कर अपनी आंखों पर उंगलियां फेरी। इस घर की लाइटिंग उसे बिल्कुल भी पसंद ना थी। ये राहिल का स्टूडियो अपार्टमेंट था। अपने म्यूज़िक के शौक के चलते इसने फ्लैट की लाइटिंग भी डिस्को लाइटों की तरह जामनी, गुलाबी और नीली कर रखी थी। होटलों में गा बजाकर वह अपना गुजर बसर करता था। इसके साथ साले थी जिसको सब प्यार से साली बुलाते थे और वे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वे चरस के नशे में डूबी रहती थी। ये तीनों कॉलेज के ज़माने से ही साथ थे। हालांकि उमर उनकी गैदरिंग में ना था, बस दूर दूर से सलाम दुआ ही थी। मगर अपनी मसरूफ़ नौकरी से चंद घंटे निकालकर वह यहाँ सुकून हासिल करने की नीयत से आ जाता था। 1-2 चरस के कश और कभी कभी ड्रग्स के डोज भी लगा लेता था। इस्लामाबाद शहर की एलिट क्लास में ये सब बातें बहुत आम थीं। यहाँ रातें रंग व नशे में और दिन कामों की बागदौड़ में निकल जाते थे। उमर का चलन भी कुछ ऐसा ही था। क्या है तेरा ये श्राप? राहिल ने उमर से पूछा। इसी बीच साले का सिगरेट ख़त्म हो गया और राहिल को नया सिगरेट बनाने का इशारा किया। नया सिगरेट डिब्बे से निकालते हुए राहिल मसरूफ़ से अंदाज में बोलने लगा,
तेरे श्राप के फंडामेंटल रूल के मुताबिक तेरे दादा की मौत जब हुई जब तेरे पापा 5 साल के थे, और जब तेरे पापा की मौत हुई तब तू 5 साल का था। लेकिन ये तेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि तेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। राहिल हंसते हुए अब ज़बान से सिगरेट के कागज़ को चिपका रहा था। उमर ने चश्मे को आंखों पर रखते हुए राहिल को घूरा। राहिल कागज़ पर ज़बान फेरते हुए चौंका और एक गाली मुंह से निकालते हुए बोला, अच्छा तो यही वजह है जो तुमने और रोशना ने। राहिल ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उमर ने सर हाँ में हिलाकर राहिल की बात पर मोहर लगाई थी। यही नहीं, 5 नंबर ने मेरा पीछा यही नहीं छोड़ा। उमर ने हाथ उठाकर उन दोनों को मुतवज्जो करते हुए बताने लगा, रोशना ने मुझे 5 जुलाई को छोड़ा था, और तुम जानते हो कि मेरी माँ कब मरी थी। राहिल को उमर की बात से ज़्यादा दिलचस्पी सिगरेट में थी, जिसको रोल करके वह अब साले को थमा रहा था और ना में सिर हिलाकर उमर को इशारा कर रहा था कि वह इसकी बात का जवाब नहीं जानता था, और साले का दिमाग तो सिगरेट के जलने से पहले तो कभी चलना नहीं था। सुबह के 5 बजे 5 अक्टूबर को, और तुझे याद है जब तूने एक शो के लिए मुझसे गाड़ी उधार ली थी और एक्सीडेंट करके आ गए थे। पूरे 5 लाख का खर्चा पड़ा था मुझ पर। उमर बोला, तुझे कितनी बार कहा है कि वह मेरी गलती नहीं थी, जिब्रान की गलती थी, इसी ने नशे की हालत में ले जाकर गाड़ी ठोक दी थी। राहिल वह वाक़या सोचकर ही बेरहम हुआ। वह तारीख 20 मई थी और यहाँ कोई 5 वाला श्राप नहीं है। वह कहते कहते रुका और मुंह से बेसाख्ता गाली निकली। उमर ने गाली दोहराते हुए कहा, अब याद आया, मई साल का 5वां महीना है। और क्या रोशना भी अपने बाप की 5वीं औलाद थी? साले बोली और लोट पोट कर हंसने लगी। राहिल भी हंस पड़ा था। दोनों ने एक एक हाथ से ताली भी बजा डाली। उमर ने संजीदा से सेवरों में दोनों को देखा और कहा, हंस लिए अब दोनों? वे दोनों खामोश हुए। राहिल अपने पास बड़ी बोतल उठाकर पानी पीने लगा। उमर फिर बेबसी से बोला, सारा किया कराया इस रोशना का है। इसे सब पता था कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ। राहिल इसकी बात पर चौंक कर मुड़ा और उमर को अजीब सी नज़रों से देखने लगा। साले ने भी मुंह से धुआं छोड़ा और उमर को देखने लगी। उमर संभलते हुए बोला, कर सकता हूँ मतलब करना नहीं चाहता हूँ। ओह, राहिल ने समझकर फिर पानी पीने लगा, जबकि साले मधोशी में दोबारा से सिगरेट के नशे में मस्त हुई। मेरे चचा ने कभी शादी नहीं की और देखो अभी तक चंगे भले हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वे रोशना सब जानती थी, इससे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया, मगर वह फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे वे दिन आज भी याद है जब मैं रोशना को समझा रहा था। वे मेरे फ्लैट में गुस्से से निकलकर अब लिफ्ट के बटन दबा रही थी। प्लीज़ रोशना, प्लीज़ उमर, अब मैं तुम्हारे समझाने से नहीं समझने वाली हूँ। वे लिफ्ट से हटकर अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। तुम हर चीज़ पहले से जानती हो, फिर भी अब तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं बेबसी से इसके पीछे आ रहा था। वे रुककर मुड़ी और रूठे अंदाज में बोली, हाँ मैं जानती थी। इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा होता था कि मैं इसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। मैं खामोश हो गया। वे बोली, मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगे। मुझे यकीन था कि तुम अपने इस स्टूपिड से अंधविश्वास पर अंधा यकीन करने से निकल आओगे, मगर मैं गलत थी। देखो रोशना, हम अब भी अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। मैंने बोलने की हिम्मत की। नहीं, वो चिल्लाई। मेरी शक्ल देखकर शायद उसको मुझ पर रहम आया था। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ उमर, जहाँ मैं हूँ, तुम हो, हमारी शादी हो, हमारा घर हो और हमारा एक बच्चा हो। इस वक्त मुझे रोशना की बातें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने शफ़ाफ़ हकीकत नाच रही थी। अगर तुम इसी अंधविश्वास के भ्रम में जीना चाहते हो तो खुशी से जियो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ अपना वक्त और बर्बाद नहीं करूँगी, समझे तुम? मैं इस हकीकत को देख रहा था। मेरे माथे पर पसीने आ गए थे। उमर, वह मुझे परेशानी से देखने लगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ उमर। वह मेरी निगाहों का पीछा करते हुए अब दीवार पर लगे 5th फ्लोर के बटन को दबा रही थी। इसे मज़ीद गुस्सा चढ़ा था। सीरियसली उमर? वह पैर पटक कर वहाँ से चली गई। उमर कुर्सी पर टेक लगाई ये सब बता रहा था, और फिर 5 जुलाई की शाम 5:05 पर रोशना मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जैसे पेड़ पर एक पत्ता तब तक टिका रहता है जब तक कि हवा का कोई ऐसा झोंका नहीं आ जाता जो इसको अपनी बाहों में समेट के ले जाता है।
साले दोनों उंगलियों में सिगरेट थामे सोफे पर लेटी इसका किस्सा सुनकर बोली तो उमर ने कुर्सी की टेक से सर उठाकर साले को अजीब से अंदाज में देखा। राहिल अपने काउच पर बैठते हुए साले के हाथों से सिगरेट लेते हुए बोला, पर अच्छा ही हुआ वे तुझे छोड़कर चली गई। राहिल ने सिगरेट को रबों से लगाया और एक गहरा सांस लिया। वैसे भी ये पुरानी बात है, आज तो वैसे भी अमरीन मुझे छोड़कर जा रही है। ज़रा रुको, क्या कहा? उमर ने चौंक कर इसे देखा। तुम और अमरीन अब साथ नहीं हो? इसी पल फ्लैट का दरवाज़ा खुला और अमरीन अपनी एक दोस्त के साथ दाखिल हुई। चरस के धुएं ने उसका इस्तकबाल किया था। वो आते ही साले और उमर को देखकर राहिल से बोली, वाह बहुत खूब, कुछ और लोग भी बुला लेते। वह आहिस्ता से बोलते बोलते अचानक बेरहम हुई। वो भी आज का टेलीकास्ट प्रोग्राम देख लेते। अमरीन के कंधों पर एक पर्स लटका था और हाथों में बड़ा सा ट्रॉली बैग भी था। इसके साथ इसकी कोई दोस्त भी आई थी जो दरवाजे के साथ टिक कर खड़ी थी। स्वीट हार्ट, अब तुम इस फ्लैट में नहीं रहती हो। यहाँ कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सोएगा, कौन बैठेगा, इससे तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राहिल ने अमरीन से बोला। नहीं पड़ता है मुझे फ़र्क। अमरीन झुंझला कर बोली, जो मर्ज़ी करो, मुझे क्या। तुम्हें क्या लगता है अब मुझे तुम्हारी कभी परवाह होगी? वह झुककर अपना बैग खोलने लगी। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। राहिल काउच से उठा। जो भी यहाँ तुम्हारा कचरा पड़ा है उसे उठाओ और दफ़ा हो जाओ, राहिल ने अमरीन को धमकी भरे अंदाज में कहा। अंधे हो गए हो? अमरीन तेज से राहिल की धमकी सुनकर बोली। दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रही हूँ? एक चप्पल का पैर राहिल को दिखाते हुए अमरीन दहाड़ी। वह अपना बैग खोलकर इसमें अपने सैंडल्स रख रही थी जो साइड टेबल पर पड़े हुए थे। अमरीन, तुम इस जाहिल से बात ही क्यों कर रही हो? जल्दी से सामान पैक करो और चलो यहाँ से। दरवाजे से टेक लगाए अमरीन की नई नवेली दोस्त मशवरा दे रही थी। राहिल सीधा खड़ा हुआ और इसको देखकर बोला, ये मल्लिका शेरावत कौन है? एक्सक्यूज़ मी। राहिल के अंदाज की बेबाकी पर वह लड़की बिगड़ी। ओह सॉरी, तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अमरीन अपनी जगह से उठकर बोली। इसको देखकर अरमान जाग रहे हैं। अमरीन ने राहिल के टॉप टैंक को खींचकर उसे अपने करीब किया। बताओ, मुझे दोस्ती करने चाहते हो इससे? राहिल ने इसका हाथ परे झटका और बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारे एक दोस्त को चलेगा तो आई डोंट माइंड। राहिल ने इस लड़की को फ्लाइंग किस देते हुए बोला। बदतमीज़। अमरीन को वह तपा रहा था और वह तप भी रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यू नो वॉट, ये रिश्ता शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। राहिल पहली बार चिल्लाया। और ये तुम्हें अब समझ आ रहा है? अमरीन बोली। पहले ही समझ आ गया था तो पहले ही बता देना था ना, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हैंडल कर लूँगा। यही ना कि अमरीन तो बेवकूफ़ है, इसे तो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लूँगा। एक गलती की वजह से तुम ये सब कह रही हो, राइट? राहिल ने कहा। गलती एक बार होती है और जो बार बार की जाए वह फितरत होती है और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। मैं मानती हूँ कि जो इंसान बार बार वही गलती करे तो इसे जाने दो, इसे फिर इस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीन बोली। हाँ तुम गलत हो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान को पकड़ कर रखना चाहते हो जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। ये रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस इंसान को वह सुकून, वह आराम, वह खुशी वो तुमसे नहीं मिल पा रही है। वह इसको एक ऐसी जगह जाकर मिल रही है जहाँ पर वह थोड़ा खुश है, और अगर वह खुश है तो फिर इसे जाने दो यार। साले बोली। साली, तुम जानती नहीं हो, मोहब्बत बुरी शे है, ऐसे ही जाने नहीं देती। साले की बात सुनकर उमर बड़बड़ाया। ये जो 8 लाख की रिंग तुमने पहनी है ना, यही मेरी मोहब्बत का सबूत है। लो पकड़ो ये अंगूठी और जाओ अपनी उन सहेलियों के पास। अमरीन और राहिल एक दूसरे पर जुमले फेंक कर मार रहे थे। हाँ हाँ, राहिल चीखा। अमरीन जो पर्स से कुछ निकाल रही थी, वह छोड़कर पूरा का पूरा पर्स राहिल के मुंह पर फेंकती दहाड़ी, जहन्नुम में जाओ तुम। राहिल ने पर्स कैच किया और अमरीन कमरे की तरफ बढ़ गई। ओह, सिर्फ आधा घंटा बचा है। उमर फिक्रमंदी से घड़ी देखकर बोला। वह टेंशन से हाथ रगड़ने लगा। राहिल ने पर्स खोलकर अंदर देखा तो इसमें ड्रग्स की एक पुड़िया पड़ी थी। इसने वो निकाल कर उमर की तरफ फेंकी। उमर, चिल यार, लेट गो, अपने अंदर के बोझ को हल्का करो। साले की मदहोश सी आवाज़ गूंजी। बता फिर क्या हुआ? उमर ने ड्रग्स की पुड़िया मुट्ठी में दबा ली और गहरी सांस भरकर बोला। फिर आगे क्या? मैंने रोशना से फिर कभी बात नहीं की, ना ही इसने मुझसे कभी कोई राब्ता किया।
मगर फिर कल सस्पेंस बनाते हुए उमर गुजरे हुए कल के दिन में खो गया था। क्या हुआ फिर कल? रोशना के साथ फिर गुलू गुलू हो गया? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। अमरीन की दोस्त बीच में ही बोल पड़ी। चुप रहो, साले ने इसे टोकते हुए कहा। उमर बाबा की बात तो मुकम्मल होने दो। तुम ये लो। राहिल ने ताज़ा बनाया सिगरेट अमरीन की दोस्त की तरफ बढ़ाया। उमर बाबा, आपको कुछ चाहिए? साले ने चरस से भरी सिगरेट दिखाते हुए कहा। नो थैंक यू, मैं तो बस कुछ देर के लिए दिमाग को सुकून देने के लिए इधर आता हूँ, मगर यहाँ तो वॉर जोन बना हुआ है। अमरीन फिर एक बार कमरे से निकलकर राहिल के साथ लड़ मर रही थी। उमर के कहने के बाद भी वो लड़ रहे थे। आखिर साले पहली बार चिल्लाई, चुप हो जाओ तुम दोनों। वे दोनों अलग हुए। साले फिर बोली, राहिल आपका दोस्त उमर यहाँ कुछ घंटों के लिए आराम करने आया था, लोगों से दूर होने आया था। तुम्हें जो करना है करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। राहिल ने अमरीन को एक बार फिर धमकी दी और फिर उमर की तरफ देखकर बोला, सॉरी यार, अब बोलो क्या बोल रहे थे। कश मारकर अमरीन की दोस्त टुन होकर पड़ी थी, जबकि अमरीन मुंह फुलाकर अपना सामान समेटने में जुट गई। मतलब कहानी के कुछ और पन्ने अभी खुलना बाकी थे। साले छुट्टा तैयार करने में लग गई, जबकि उमर ने बताना शुरू किया। कल जब मैं कराची से इस्लामाबाद आ रहा था, तब भीड़ में मुझे सालों बाद रोशना का चेहरा नज़र आया। मैंने उसे बुलाया, वह भी मुझे देखकर चौंकी ज़रूर थी। हे ओ माय गॉड, मैं उसे देखकर खुशगवार अंदाज में लिपट ही गया, जैसे मैं और वो आज भी साथ हों। मैं अलग हुआ तो इसका चेहरा तफसील से देखा। चढ़ती जवानी के साथ इसकी शक्ल अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। वो हमेशा से ही खूबसूरत थी, ऐसे ही मेरा दिल इस पर ना आया था। मगर रोशना के चेहरे पर एक रूखा सा तासुर था, जिसे मैंने नज़रअंदाज करके पूछा, कैसी हो और तुम दुबई से वापस कब आई? इतने सवालों पर बस वे इतना ही बोली, मैं ठीक हूँ और मैं बस दुबई ही जा रही हूँ। एक पर्सनल काम था, इसीलिए पाकिस्तान आई थी। मैं इसे देखकर बहुत खुश हुआ था। इतने साल हो गए, तुमने इतने वक्त बाद देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कभी राब्ता क्यों नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढना चाहा, तुम्हें मैसेजेस किए, पर पता चला कि तुम दुबई चली गई हो। मैंने वहाँ भी तुम्हें मैसेजेस किए। राब्ता रखकर क्या होता उमर? रोशना सख्ती से बोली। तुम और मैं अलग हो चुके थे, तो राब्ता रखकर भी क्या होता? ठीक है, मगर फिर भी हम टच में तो रह सकते थे, हम दोस्त थे रोशना। मैं इसके अंदाज पर हैरान था। नहीं, मैं फिर कभी अपने माजी से उभर नहीं पाई उमर, मैं ऐसे कभी कंफर्टेबल ना होती। आई एम सॉरी, मगर मैं तुमसे अब फिर कभी दोस्ती नहीं निभा सकती। मामा चलो। मैंने ये आवाज़ सुनकर नीचे देखा, वहाँ एक छोटा सा बच्चा रोशना से मुखातिब था। अब तो मुझे और हैरत हुई। तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने खुश होते हुए पूछा। बताया भी नहीं तुमने, ये तुम्हारा बच्चा है। बताने का क्या फ़ायदा होता? वो बोली। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वे बताने में दिलचस्पी न रखती थी, तो मेरा कुरेद कुरेद कर पूछना थोड़ा ऑकवर्ड था, इसलिए मैंने बच्चे को देखते हुए बोला, हेलो, आप मेरे पापा हो? इसका सवाल मेरी रगों में करंट की तरह दौड़ गया। मैंने ना समझी में रोशना की जानिब देखा और बेसाख्ता पूछा, इसकी उम्र क्या है? मैं कल 5 साल का हो जाऊंगा, वह बच्चा बोला। एक गाली साले की ज़बान से बेसाख्ता निकली। राहिल ने भी उसी को दोहराया। फिर क्या हुआ? सुट्टे के नशे में अमरीन की दोस्त ने पूछा। इसे इस कहानी का कुछ अता पता ना था, लेकिन फिर भी वे दिलचस्पी ले रही थी। मैं नासमझी से एयरपोर्ट की दीवारें देखने लगा जो मेरे सर के ऊपर घूम रही थी। होश आया तो देखा रोशना डिपार्चर सेक्शन की तरफ जा रही थी। मैंने उसे पुकारा, रोशना, क्या ये मेरा बच्चा है? मैं चिल्लाता गया, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो चली गई, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में छोड़कर चली गई। कब? कल? राहिल के सवाल पर उमर ने हाँ में सर हिलाया। आपको उनके पीछे जाना चाहिए था, साले ने मदहोशी में कहा। मैं गया तो था, और अगर मैं उसे रोक भी लेता तो आगे क्या कर सकता था? उमर बेरहमी से बोला। हाँ, ये तो ठीक बात है, अगर वह तुझे बता भी देती तो भी तू क्या कर सकता था? साले ने सोचकर मदहोशी से कहा। साली, राहिल चिढ़कर बोला, ये सब नॉनसेंस है, सिर्फ कोइंसिडेंस। ये शराब, कर्स, बद्दुआ, ये सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक इत्तफाक है, अंधविश्वास है। नहीं नहीं नहीं, साले ने मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा। मेरा एक दोस्त था, इसको किसी बाबा ने बताया था कि वह 25 साल से ज़्यादा कभी नहीं जिएगा। फिर पता है क्या हुआ?
इसकी 25वीं सालगिरह में एक हफ्ता बाकी था जब इसका अचानक ही एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। इत्तफाक है साली, ये इत्तफाक। राहिल ने ये बोला तो साले चिल्लाई। वे ट्रेन का हादसा था। इस ट्रेन में जितने भी मुसाफिर थे सब बच गए सिवाय मेरे दोस्त के, उस मनहूस शराब की वजह से। उमर ने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। दुनिया, पैसा, प्यार सब मोह माया है। आपको पता है जिंदगी का सिर्फ एक ही सच है। साले ने उमर की तरफ देखकर बताया, मौत। सिगरेट का कश लेकर साले मदहोशी से बोली, बाकी सब मोह माया है। 10 मिनट और। उमर की अचानक घड़ी पर नज़र गई। वो एक बार फिर अंगारों पर लौटने लगा। इसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगी। 10 मिनट फॉर वॉट? साले ने चरस से भरा हुआ कश लिया। 10 मिनट में मेरे साथ जो ये नस्ल दर नस्ल शराब चलता आ रहा है ना, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। उमर कंफ्यूज सा बोले चला जा रहा था। वो जो बच्चा है ना, मेरा जो बच्चा है, इसका 5वां जन्मदिन ख़त्म होने वाला है और इसी के साथ ये मनहूस शराब भी ख़त्म हो जाएगा। तभी अमरीन लाउंज में आई और अपने बैग में राहिल का लैपटॉप रखने लगी। ये मेरा है। राहिल ये देखकर चिल्लाया, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, वो भी अपनी पहली तनख्वाह में से। वो लैपटॉप पकड़कर ज़बरदस्ती बैग में डालने लगी। देखो नौटंकी, ये लैपटॉप मेरा है। राहिल बहस कर अमरीन से लैपटॉप छीनने की कोशिश कर रहा था। शट अप, ये मेरा है, इससे अपने हाथ दूर रखो। अमरीन गुर्राई। यू डोंट डिज़र्व दिस। जाकर अपनी सहेलियों से कहो तुम्हें नया खरीद देंगी। भिखारी। भिखारी तुम हो अमरीन, तुम ही को मैं इतने साल से प्यार की भीख देता आ रहा हूँ। राहिल तेश में आ चुका था। हाँ, मैं सहेलियों से ही कहूँगा क्योंकि वो अपना तन मन धन सब कुछ देकर भी तुम्हारी तरह जताती नहीं है। एक चीख की लहर पूरे फ्लैट में गूंजी। वही लैपटॉप राहिल के मुंह पर अमरीन ने मारा था। क्या हुआ? अमरीन की दोस्त जो नशे में टुन थी, वह उठकर बोली और वापस सो गई। राहिल चिल्लाकर अपना सर पकड़कर अमरीन को मारने के लिए इसके पीछे दौड़ा। रुको! वो बेकाबू भैंसे की तरह अमरीन की तरफ कमरे में गायब हो गया। चीज़ों के गिरने पटकने की आवाज़ें आने लगी। अंदर की सारी आवाज़ें बाहर लाउंज में साफ सुनाई दे रही थी और अब अमरीन भैं भैं करके रो रही थी। उमर बाबा। साले ने एक गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए उमर को मुखातिब किया। हाँ? उमर उन दोनों की लड़ाई से उकताकर साले को देखने लगा। आपकी कहानी में 2 प्रॉब्लम्स हैं। क्या? वो झुंझलाया। पहला, आपकी घड़ी स्लो है। उमर ने घड़ी देखी तो 11:56 बज रहे थे। मेरी घड़ी तो ठीक है, उमर ने नासमझी से कहा। अकॉर्डिंग टू माई फ़ोन पाकिस्तान में 12:26 हो रहे हैं। साले के बताने पर उमर ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो वाकई 12:26 हो रहे थे। 12 बज गए। उमर नासमझी से अपनी कुर्सी से उठा और अपने जिस्म पर हाथ रखकर यकीन करने लगा कि क्या वाकई वो जिंदा है। वाकई वो तो जिंदा था, अपने पाँवों पर खड़ा था। मैं सांस ले रहा हूँ, वो खुशी से चिल्लाया। सांसें तो हम सब ले रहे हैं, मगर क्या हम जिंदगी जी रहे हैं? साले संजीदगी से बोली। ओ जस्ट शट अप साली, उमर तंग आकर बोला था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने शराब तोड़ दिया है। उमर बेयकीनी से बोले चला जा रहा था। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ और साल जीऊँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैंने ये शराब तोड़ दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राहिल, तू सुन रहा है? मैं जीने वाला हूँ, उमर बोला। आई हेट यू राहिल, बट आई लव यू अमरीन। वो दोनों एक दूसरे के गले रखकर रो रहे थे और एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे। उमर पर जिंदगी का एक एहसान था। मुट्ठी में कब से दबाई गई वे छोटी सी ड्रग्स की पुड़िया अब उसे महसूस हुई तो इसने पुड़िया को मुट्ठी से निकाला और उसकी प्लास्टिक के बैग को खोलकर टेबल पर गिराने लगा। साले मदहोश धुएं पे धुएं छोड़ रही थी। उमर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जीत की चमक थी। अंदर कमरे में अमरीन राहिल से कह रही थी कि आज मैं अपना सामान लेने नहीं आई थी बल्कि अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने आई थी। अमरीन की आंखों में बहने वाले आंसू काजल को साथ लेकर उसके गाल पर गिर रहे थे। मतलब? राहिल ने नासमझी से उसे देखा। साले ने मदहोशी की हालत में उमर को देखते हुए बोला कि आपकी कहानी में 2 प्रॉब्लम्स हैं उमर बाबा। नहीं नहीं साले, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उमर खुश होकर बता रहा था। अब तक जो मेरी फैमिली के साथ होता आ रहा है वह सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक था। मैं नहीं मरने वाला हूँ। वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर ड्रग्स के पाउडर की सीधी सीधी कतारें बनाते हुए
उमर किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। मैं आज सच में तुम्हारे सामने अपनी जान देने वाली थी। अमरीन की संजीदगी से कही बात राहिल सुनकर हंस पड़ा। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? क्या हर लड़ाई के बाद इतना ड्रामा करना ज़रूरी होता है? राहिल बोला। ड्रामा लग रहा है तुम्हें? वो फिर गुस्से से चिल्लाई। मैं सच में जान देने वाली थी और तुम्हें यह ड्रामा लग रहा है? मर कर क्या कर लेती तुम मेरा? राहिल ने पूछा। ताकि मेरी मौत का पछतावा तुम्हें कभी किसी और सहेली के पास जाने ना दे, समझे तुम? अमरीन बच्चों की तरह बोली तो राहिल को बहुत प्यारी लगी। उमर बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं, साले ने मधोश आवाज़ में कहा। आपकी कहानी में दो। और जस्ट शटअप साली, उमर दहाड़ा। कुछ नहीं सुनना है मुझे। क्या ये लगा रखा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम? कुछ नहीं होने वाला मुझे। पता नहीं क्यों वो साले की किसी भी बात को संजीदा लेने के मूड में नहीं था। इसे अभी अभी ज़िंदगी मिली थी, फिर वो दोबारा मौत का सोचकर अपनी ज़िंदगी पर दाग क्यों लगाता? आई एम हियर टू सेलिब्रेट। उमर ड्रग्स के पाउडर पर कार्ड कट कट मार रहा था। पागल हो क्या? राहिल ने अमरीन के सर पर ज़ोर से धप मारी। क्या करने वाली थी तुम? राहिल गुस्सा हुआ। अपनी कलाई काटने वाली या पंखे से लटक कर खुदकुशी करने वाली थी? वो परेशान होकर बोला। मेरे पर्स में जो एक ड्रग्स की पुड़िया है उसमें जहर मिला है। तुम्हारे सामने मैं उसे खाकर खुद को मारने वाली थी। क्या बोला? राहिल ये सुनकर चकरा गया। ड्रग्स? राहिल के दिमाग में जैसे धमाका हुआ और उसे याद आया कि उसने वही ड्रग्स अमरीन के पर्स से निकालकर उमर को दिया था। कागज़ को रोल करके अब उमर टेबल पे पड़े ड्रग्स के पाउडर को सूंघता चला जा रहा था। ओह शिट! राहिल सर पकड़कर अब लाउंज की तरफ भागा। उमर! वो बाहर आया तो उमर सोफे के साथ टेक लगाए इसे मदहोश सा दिखाई दिया। दुबई के शहर पर रात छाई हुई थी। लंबी लंबी इमारतों के बीच ये भी एक इमारत थी जिसकी एक बालकनी में रोशना खड़ी थी। जब से वह पाकिस्तान से वापस आई थी तब से बहुत ही डिस्टर्ब थी। उमर और उसका ताल्लुक मोहब्बत का था। सब उन दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। रूहानी हो या जिस्मानी, वो दोनों एक दूसरे की हर ज़रूरत को पूरा करते थे। वो एक आइडियल कपल थे, मगर एक चीज़ जो उनके बीच का कांटा बन चुकी थी वो था उमर का ये अंधविश्वास। रोशना हमेशा समझती थी कि एक वक्त आएगा जब उमर अपने इस फितूर से निकल आएगा, मगर वे वक्त कभी ना आया। ब्रेकअप करने से पहले रोशना की तबीयत खराब रहने लगी थी। चेकअप कराया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हालांकि उमर ने हमेशा कोशिश की कि प्रेगनेंसी तक बात ना पहुँचे, मगर जिस ज़िंदगी ने दुनिया में आना होता है वो आ ही जाता है। रोशना ने तभी फैसला कर लिया था कि वह उमर से सीधा सीधा पूछेगी कि वो शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर इसका जवाब हाँ है तो वह इस बच्चे के बारे में उमर को बता देगी, वरना वह खुद ही इस बच्चे को अकेले ही पाल लेगी और उमर को कभी इस बारे में नहीं बताएगी। जैसी तवक्को की थी वैसा ही हुआ। उमर ने शादी से इनकार कर दिया था, इसलिए वो इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा के लिए दुबई चली आई थी। वहाँ फवाद को पैदा किया, इसकी परवरिश की। एक हफ्ता पहले जब फवाद ने इसे बताया कि 5th बर्थडे पर इसे एक्सबॉक्स चाहिए तो अचानक ही रोशना को उमर की याद आ गई। पता नहीं वो किधर होगा भी कि नहीं। वो सारी रात सोचती रही और फैसला किया कि वे कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ जाए। दिल में एक कसक सी थी कि वह उमर को एक बार देख ले। क्या पता फवाद के 5th बर्थडे के बाद वे उमर से कभी मिल भी पाएगी या नहीं, उसे देख भी पाएगी या नहीं। उसे अंदर से महसूस हुआ कि अगर उमर को देखा तो यकीनन उमर की मौत तय है, और अगर ना देखा तो वह मुतमईन हो जाएगी कि वह जहाँ है खुश है। अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए वो 4 दिन के लिए पाकिस्तान आ गई। हर मुमकिन जगह उमर को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह ना मिला। 4 दिन पता नहीं कैसे निकल गए। काश कि वो 15 मिनट भी गुजर जाते जब वह अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही थी कि पता नहीं कहाँ से उमर आ गया। वो उमर से बात करने के लिए मेंटली तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर अब शदीद गुस्सा आ रहा था। क्या ये करना ज़रूरी था? किस लिए वह हमेशा का रोग अपने साथ ले आई थी? इसे भी अब इस बद्दुआ पर यकीन हो गया था। अब क्या? वह खुद से सवाल कर रही थी। तुमने खुद फवाद को चुना था और तुम तो 6 साल पहले ही उमर को छोड़कर आ गई थी। दिल ने जैसे दलील देकर इसकी बेचैनी को शांत किया था। शायद यही किस्मत थी। उमर इसी सोफे से टेक लगाए बेसुध पड़ा था। नाक से खून किसी लकीर की तरह निकलकर अब सूख चुका था। राहिल के पीछे से अमरीन निकलकर अब शौक में उमर के बेजान पड़े वजूद को देख रही थी। राहिल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी।
उमर बाबा, मैंने कितनी बार बोलने की कोशिश की थी कि आपकी कहानी में 2 प्रॉब्लम्स हैं। आपका दूसरा प्रॉब्लम है ये दुनिया। ये हमारी दुनिया है और हम पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड दुबई में रहती है। दुबई और इस्लामाबाद के वक्त में 1 घंटे का फ़र्क है। दुबई में तो अभी 12 बजे ही नहीं, साले मधोशी के साथ कह रही थी। रोशना ने घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने में अभी 1 मिनट बाकी था और सोफे पर केक खाते हुए फवाद कब का नींद की आगोश में जा चुका था। वह मुस्कुराई और इसकी तरफ बढ़ी। फ्लैट की लाइट मध्यम थी। सोफे पर झुककर फवाद की नाक पर एक बोसा देते हुए रोशना बोली, हैप्पी बर्थडे फवाद। देखो 12 बज गए, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए? वो प्यार से बोली, मगर फवाद को अभी गिफ्ट से ज़्यादा अपनी नींद अजीज़ थी। मम्मा सोने दे मुझे, वो गुनूदगी में बोला। रोशना ने इसे अपनी गोद में उठाया और इसे कमरे में ले जाने लगी। पीछे टेबल पर आधा खाया हुआ केक पड़ा था जिस पर 5 मोमबत्तियां लगी थीं। 12 बजते ही वो मोमबत्तियां केक से नीचे गिर पड़ी। ना जाने ये 5 मोमबत्तियां किस्मत से गिरी थी, इत्तेफाक थी या फिर ये भी कोई अंधविश्वास था।